नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं संतोष जी। इससे पहले हम बात करें मोदी का रिटायरमेंट कैसा होगा, क्योंकि कल हमने एक स्टोरी की थी संतोष पाठक जी के साथ, उसमें बताया 13 दिन 12 सांसद। क्या 14 नवंबर के बाद सब कुछ बदला बदला नजर आएगा? 13 नवंबर 12 सांसद, 13 दिन 12 सांसद, 14 नवंबर आंकड़े गिने हुए हैं। 12 सांसद, 13 दिन, 14 नवंबर। इसके बाद क्या प्रदेश की राजनीति में भूचाल आएगा? वैसे बिहार की राजनीति में भूचाल आ चुका है। वो अनंत सिंह जो कह रहे थे कि किसी का भी मर्डर कर देंगे, सरकार का इसमें कौन दोष होगा, मुझे कौन गिरफ्तार कर लेगा, उन्हें रात 12 बजे दिल्ली से एक संदेश दिया गया कि तत्काल गिरफ्तार कर लो। इसका मतलब नीतीश का उम्मीदवार गिरफ्तार हुआ है, केंद्रीय चुनाव आयोग ने गिरफ्तार कराया है। तो कहीं ना कहीं नीतीश और मोदी में अब सब कुछ ठीक नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संतोष पाठक जी है। स्वागत और अभिनंदन। कि मोदी का रिटायरमेंट कैसा होगा, क्या बना लिया सपना? क्योंकि अमित शाह अपने रिटायरमेंट की बात पहले कह चुके हैं कि हमको क्या करना, हम क्या क्या करेंगे, तो अब उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। संतोष बहुत बहुत पाठक जी, धन्यवाद शिव कैसा जी। और होगा? संतोष, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज की कहानी की शुरुआत, आज की इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से करना चाहूंगा। सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं। हिटलर, हिटलर की सेना, हिटलर का प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ जो भेदभाव किया गया, जर्मनी में जो आर्थिक संकट था, जर्मनी की सरकार अनिर्णय की स्थिति में थी, जर्मनी में भ्रष्टाचार था, बेरोजगारी थी, गरीबी बढ़ रही थी। ऐसे समय हिटलर का जन्म हुआ। राजनीतिक सौदेबाजी, राजनीतिक गठबंधन करते 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 वो हिटलर के सर्वमान्य नेता बन गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। यूरोप पे जर्मनी की सेना जीतती हुई नजर आई, पोलैंड जीती, फ्रांस जीती। लेकिन जैसे ही हिटलर की सेना ने रूस में, उस समय सोवियत संघ रूस में एंटर किया, हार की संभावना बढ़ी। तो एक बड़े अधिकारी ने उनको कहा कि हिटलर जी, सर हम हार जाएंगे। तुरंत हिटलर ने उनको गिरफ्तार करवा लिया। उसके बाद डर ऐसा फैला कि उसके बाद कोई भी, रूस में जर्मनी की सेना हारती रही, लेकिन जर्मनी के अधिकारी डर के मारे ये कहते हुए नजर आए कि नहीं हम तो जीत रहे हैं, 24 घंटे में रूस जीत लेंगे, 48 घंटे में रूस जीत लेंगे। हालत ये हो गई कि जब मित्र देशों की सेना जर्मनी के अंदर घुस गई, बर्लिन के अंदर घुस गई, जब हिटलर आत्महत्या की तैयारी कर रहा था, उस समय भी हिटलर की जो सरकार, जो मंत्री, जो वहां की मीडिया थी, वो ये कह रही थी कि नहीं जर्मनी जीत रहा है। नतीजा क्या हुआ हम सबने देखा। सच्चाई क्या थी? अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ भी गोदी मीडिया ने चलाया था, लाहौर जीत गए, इस्लामाबाद जीत गए, कराची पर कब्जा, ये सब चीजें चली थी ना शिव जी। तो झूठ कहां जाकर खत्म होता है, कैसे जाकर खत्म होता है, ये हम तमाम लोग जानते हैं। रूस का थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं कि जब संविधान ने पुतिन को राष्ट्रपति बनने से रोका, तो वो प्रधानमंत्री बन गए, अपने चहेते को राष्ट्रपति बना दिया, बाद में संविधान बदल दिया और अब हमेशा के लिए वो रूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी आजीवन राष्ट्रपति बने रहेंगे, ये प्रस्ताव उन्होंने पारित करवा लिया है चीन के कानून संविधान में बदलाव करके, जबकि वहां 10 साल तक ही आमतौर पर राष्ट्रपति चुने जाते थे। अब आ जाइए भारत की बात। स्थितियां विकट होती जा रही हैं। मोदी साहब के प्रधानमंत्री बने रहने के लिए कई तरह की दिक्कत हो रही है। सरकार बचेगी कि रहेगी, सरकार जाएगी, क्या होगा, इसको लेकर संशय की स्थिति हो रही है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के जिन नेता अरुण कुमार को अपने प्रभाव में ले लिया था, मोहन भागवत ने उनको हटाकर अतुल लिमिये को जिम्मेदारी दे दी। कल हमने एक्सक्लूसिव खबर दिखाई। तो अब मोदी साहब अपना रिटायरमेंट प्लान तैयार कर रहे हैं और रिटायरमेंट प्लान की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पहले राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति। दर्शकों को थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा। जब मैं आज से 6 महीने या साल भर पहले कहता था कि नरेंद्र मोदी साहब को रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड क्या बनाना है? लुटियन जोन में अपने नाम का पत्थर लगा दिया, संसद का नया भवन बनाकर अपने नाम का पत्थर लगा दिया, हर जगह जवाहरलाल नेहरू के नाम की जगह अपना नाम लगाना चाहते हैं। तो अब वो इस देश के इकलौते राजनेता बनना चाहते हैं जो मुख्यमंत्री भी रहा हो, जो प्रधानमंत्री भी रहा हो और जो राष्ट्रपति भी रहा हो। बिल्कुल ये बड़ी खबर
कि क्या नरेंद्र मोदी का रिटायरमेंट प्लान राष्ट्रपति भवन में जाकर खत्म होगा। लेकिन यहां मैं ये बताने नहीं आया हूं कि मोदी साहब राष्ट्रपति बनेंगे। मैं ये बताने आया हूं कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी सक्रिय नजर आए नरेंद्र मोदी, उसको लेकर एक बड़ा प्लान बना लिया गया है। और कैसे सक्रिय नजर आएंगे? आपको क्या लगता है राष्ट्रपति भवन जाकर चुपचाप बैठ जाएंगे क्या मोदी साहब? जिनको इतना ज्यादा बोलने की आदत है, जिनको इतना ज्यादा विदेश यात्राओं पर जाने की आदत है, जिनको अपना महिमा मंडन करवाने और ब्रह्मांड का सबसे लोकप्रिय नेता बनाने की आदत है, क्या वो राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक, औपचारिक संवैधानिक प्रमुख के पद पर बैठकर चुप हो जाएंगे? नहीं चुप होंगे शिव जी। तो वो जो कुछ करेंगे तो उस पर विवाद बढ़ेगा। तो वो परंपराओं को वो पहले ही तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा सीधा उस परंपराओं को पहले ही तोड़ते नजर आ रहे हैं। मैं जो खबर लेकर आया हूं कि मोदी के रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति बनना, ये बड़ी खबर नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति बनने के बावजूद वो प्रधानमंत्री की तरह काम करते हुए नजर आएंगे, ये बड़ी खबर है। इस देश के संवैधानिक परंपराओं और मर्यादाओं को तार-तार करते हुए, और इसके लिए एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है। बड़ा दिलचस्प बता रहा हूं, इसके लिए एक ट्रेंड सेट किया जा रहा है कि राष्ट्रपति की सक्रियता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन वो सबके प्रमुख होते हैं, आर्मी के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, सरकार के प्रमुख होते हैं, न्यायपालिका में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन राष्ट्रपति से अब उद्घाटन और शिलान्यास करवाए जा रहे हैं। कौन से? सरकारी वाले नहीं, प्राइवेट वाले। और ये परंपरा सेट की जा रही है कि कल को राष्ट्रपति बनने के बाद भी अगर मोदी साहब अडानी के कंपनियों का, अडानी के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए नजर आए और जब सवाल उठे तो ये पूछा जाए कि अरे इससे पहले के राष्ट्रपति भी तो करते थे, आपने उस समय तो सवाल नहीं उठाया। तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो सवाल नहीं उठा रहे। विपक्ष को भी खेला ही समझ नहीं आ रहा, कांग्रेस पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। लेकिन संतोष पाठक और शिव कुमार मिश्रा वो सवाल उठाकर लेकर आए हैं। 2 साल बाद, 3 साल बाद, 2027 के बाद ये सवाल उठेगा और तब बीजेपी कहेगी तो हमारे और आपके पास कहने के लिए होगा कि नहीं, हमने सबसे पहले पकड़ लिया था। और वैसे भी मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, लेकिन अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तो लोकसभा चुनाव जीतने के बाद एक बार बीजेपी कार्यालय गए। एक लाइन उनकी याद है नरेंद्र मोदी की, आपको लगता है हम सब कुछ अचानक करते हैं जी? ऐसा नहीं होता है जी, हम बहुत पहले तय कर लेते हैं जी, आपको पता भी नहीं लगता है। तो ये बहुत पहले तय हो गया है। और मैं जरा एक पीआईबी की जो प्रेस रिलीज है, अगर आप दिखा सके शिव जी, उस प्रेस रिलीज को मैं चाहूंगा कि आप दिखाएं। उस प्रेस रिलीज में जो चीजें हैं, जो बातें निकलकर सामने आ रही है, वो अपने आप में बहुत कुछ बताता हुआ नजर आ रहा है। उस प्रेस रिलीज में क्या कुछ कहा जा रहा है, उस प्रेस रिलीज में क्या खबरें निकलकर सामने आ रही है, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर है। राष्ट्रपति का कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ जा रही हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या कर रही हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस तरह का कार्यक्रम कौन तय कर रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या करेंगी, कैसे करेंगी, कब करेंगी? क्या ये राष्ट्रपति भवन तय कर रहा है? क्या ये राष्ट्रपति सचिवालय तय कर रहा है, या ये कहीं और से तय हो रहा है? कुछ समय पहले विपक्षी नेताओं की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए गए थे, इस तरह की बातें कही गई थी, लेकिन अब राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और वो सवाल क्यों उठ रहे हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या कर रही हैं, या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से क्या करवाया जा रहा है, या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सारे संवैधानिक परंपराओं को तार-तार सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि रिटायरमेंट का जो प्लान है मोदी साहब का, रिटायरमेंट के बाद जो रायसीना भवन जाने का प्लान है, सक्रिय राजनीति से रिटायर होने के बाद भी मोदी रिटायर नहीं होना चाहते। वो अडानी के कार्यक्रमों में नजर आना चाहते हैं, वो अंबानी के कार्यक्रमों में नजर आना चाहते हैं, वो राष्ट्रपति बने रहने के बावजूद भी 10 लाख का सूट पहने हुए नजर आना चाहते हैं, वो राष्ट्रपति की संवैधानिक परंपराओं को तार-तार करते हुए नजर आना चाहते हैं। ये तमाम सवाल उठकर निकलकर सामने आ रहे हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं, जिनको लेकर हम आपके सामने आए हैं शिव जी। अभी प्रेस रिलीज भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि क्यों राष्ट्रपति वहां ये सब कर रहे हैं। मैं यहाँ एक और तथ्य दूंगा, प्राइवेट कार्यक्रम में हमारे देश के राष्ट्रपति नहीं जाते थे। अभी गाजियाबाद में एक
प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन करके मोदी ने यह भी संदेश दे दिया कि आने वाले राष्ट्रपति कुछ भी कर सकेंगे, प्राइवेट में जा सकेंगे, अर्ध सरकारी में जा सकेंगे, सरकारी में जा सकेंगे। सरकारी अर्ध सरकारी तो उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन क्या इस सब के बावजूद महामहिम ने इस तरह प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन किया, उस अस्पताल का जहां 24 घंटे गरीबों की जान का खून चूसा जाता हो। तो अगर इतने बड़े बड़े लोग जब उस उद्घाटन में जाएंगे तो फिर खून चूसने की तो परंपरा और बढ़ जाएगी और उन पर हकमारी होगी। बड़े सवाल है। अब मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी का अगला कदम क्या होगा? आपने सुना था कि अमित शाह बता चुके थे कि मैं तो अपने फार्म हाउस पर चला जाऊंगा, सब्जियां उगाऊंगा। फिर अमित शाह की उगी हुई गोभी खाएंगे आप लोग? ये सपने में सोचिए। कभी अमित शाह आलू उगाएंगे तो आलू का पराठा मारिए सुबह ही सुबह तड़का दही से और मस्त हो जाइए। कभी कभी ये लगता है कि कुछ लोग ये जानते हैं कि हम जो कह देंगे उसे बड़ा शहर से स्वीकार कर लेंगे। आपने देखा है कि जो बिहार में हो रहा है वो 2005 के पहले भी बिहार में नहीं हुआ। हिंसा केवल चुनाव वाले दिन ज्यादा होती थी, बीच में कभी कभार होती थी, अब तो रोज हो रही है। रोज हत्या, मर्डर, डकैती सब कुछ खुलेआम हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर अनंत सिंह को गिरफ्तार क्यों किया गया? और अनंत सिंह के विधानसभा का चुनाव स्थगित क्यों नहीं किया चुनाव आयोग ने? यह मेरा फिर सवाल है। इसके बाद भी कोई और सबूत चाहिए, और सबूत नहीं थे तो गिरफ्तार क्यों किया? और गिरफ्तार किया तो चुनाव रोका क्यों नहीं? केवल नीतीश पर प्रेशर पॉलिटिक्स। तो मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल ये है संतोष पाठक जी से, इस प्रेशर पॉलिटिक्स में भारत का फायदा होगा या नुकसान? देखिए, भारत का फायदा नुकसान तो मोदी साहब अब उस परिधि से बाहर निकल चुके हैं। आपके लिए, हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत दिलचस्प होगा कि विदेशी धरती पर भारत का सिर्फ एकमात्र सैन्य ठिकाना हुआ करता था, और वो सैन्य ठिकाना भी जिस पर कई हजार करोड़ डॉलर खर्च किए भारत की सरकार ने पिछले 20 सालों में, लेकिन वो सैन्य ठिकाना भी भारत को खाली कर देना पड़ा। जो सामरिक रूप से भारत के लिए जरूरी सैन्य ठिकाना था, उस सैन्य ठिकाने को भी भारत को खाली कर देना पड़ा। और अब हम आते हैं मोदी साहब के रिटायरमेंट प्लान पर कि मोदी साहब का ये रिटायरमेंट प्लान अपने आप में कितना ज्यादा गंभीर है। कुछ दिन पहले गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके के वसुंधरा में प्राइवेट हॉस्पिटल के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आई, उनके साथ राजनाथ सिंह भी नजर आए, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए, उनके साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी नजर आए, और उनके साथ क्षेत्रीय विधायक जो हैं, जो योगी सरकार में मंत्री सुनील शर्मा भी नजर आए। साहिबाबाद से बम्पर वोटों के अंतर से जीते हैं वो, लेकिन साहिबाबाद की जनता एक अदद सरकारी अस्पताल की मांग कर रही है। सुनील शर्मा उस मांग को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के उद्घाटन में वो तमाम लोग नजर आए। और अब राष्ट्रपति प्राइवेट यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में जा रही हैं शिव जी। पहले प्राइवेट अस्पताल, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट अस्पताल जिसका आपने जिक्र किया, अगर मान लीजिए कल को कोई गड़बड़ी होगी तो किसी गाजियाबाद के आम नागरिक की हिम्मत होगी कि उस अस्पताल के खिलाफ शिकायत करे? या गाजियाबाद के डीएम की या गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर की हिम्मत होगी कि उस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करे? और ये प्रेस रिलीज है राष्ट्रपति सचिवालय का, राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर ये जारी किया गया है। 2 से 4 नवंबर तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। बहुत लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज नहीं है ये, लेकिन इसकी जो दूसरी लाइन है वो बहुत गौर करने वाली है शिव जी। 2 नवंबर को राष्ट्रपति हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। बाकी आगे उनका कार्यक्रम है 3 का 4 का, लेकिन 2 नवंबर को हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पहले प्राइवेट अस्पताल, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और वो भी किनकी यूनिवर्सिटी? पतंजलि किनकी है? हमारे दर्शकों को पता होगा, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं, बाबा रामदेव की। आप उन्हें बाबा रामदेव कह लीजिए, स्वामी रामदेव कह लीजिए, व्यापारी रामदेव कह लीजिए, ये वही रामदेव है
जो 2013 में कहते थे कि बीजेपी की सरकार आने तो 40 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल मिलेगा। मिला क्या? फिर पत्रकार अगर इन्हीं बाबा रामदेव से पूछते हैं कि भैया आप तो 40 रुपए लीटर पेट्रोल दिलवा रहे थे, तो कहते मेरी पूंछ फाड़ लें। ज्यादा पूछे तो संपादक की धमकी देने लगते हैं। आज तक में एक संपादक हुआ करते थे पुण्य प्रसिंह वाजपेयी, थोड़े से तीखे सवाल पूछ लिए तो विदाई हो गई उनकी आज तक के ग्रुप से, ऐसा कहा जाता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। कई प्रोडक्ट हैं बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की कंपनी के, वो जांच में फेल साबित हो जाते हैं। कई तरह के आरोप लगते हैं। शरबत को भी उन्होंने हिंदू मुसलमान में बांट दिया था, जिहादी शरबत में बांट दिया था। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, कई बार फटकार लगी, कई बार कानून को तोड़ते हुए नजर आए। इनके बनाए गए प्रोडक्ट जो है वो फेल होते हुए नजर आए, लेकिन उत्तराखंड की सरकार कार्रवाई नहीं करती, केंद्र की मोदी सरकार कार्रवाई नहीं करती। और अब किसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम तय करके उन्हें पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जाने को कहा है? ये एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए मैंने कहा ये खबर अभी लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी कि नरेंद्र मोदी अपने रिटायरमेंट का प्लान तैयार कर रहे हैं। सरकार बचेगी, सरकार गिरेगी, बीजेपी का ही कोई प्रधानमंत्री बनेगा या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, कोई और प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन वो राष्ट्रपति होते हुए भी, राष्ट्रपति भवन में जाने के बावजूद भी असक्रिय नहीं होंगे, बल्कि उस समय जो व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा उनका सरदर्द बढ़ाते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि उद्घाटन, विदेश यात्रा, बयानबाजी, झूठे झूठे दावे करना, बड़े बड़े सपने दिखाना, ये तमाम चीजें करने की आदत भला उनकी छूटेगी कैसे? अब दर्शकों के सामने 2-3 एग्जांपल दे देता हूं। देश आजाद हुआ था तो पंचवर्षीय योजनाएं बना करती थी शिव जी। क्यों बना करती थी पंचवर्षीय योजनाएं? क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का तय किया गया था, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का तय किया गया था। ये तय किया गया था कि सरकार सत्ता में आए, पंचवर्षीय योजना बनाए और 5 साल बाद जब जनता के पास जाए तो बताए वो कि उसने क्या हासिल किया, क्या हासिल नहीं किया। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी जवाहरलाल नेहरू के समय में 100% से ज्यादा सफल रही। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो भी पूरी तरह से सफल रही। पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत को औद्योगिक क्षेत्र में कामयाबी दिलाई, सामाजिक क्षेत्र में कामयाबी दिलाई, शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी दिलाई, रोजगार के क्षेत्र में कामयाबी दिलाई। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर किया था। श्वेत क्रांति ने भारत को दूध और दुग्ध उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर किया था। भारत तरक्की करता रहा, योजना आयोग नीतियां बनाता रहा, भारत सरकार उनको लागू करती रही और हर 5 साल बाद सरकार देश की जनता के सामने जाकर ये कहती रही कि मैंने 5 साल तक ये काम किया, बताओ। मोदी जी आए, योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया और फिर वो 5 वर्ष का खाका नहीं बनाते थे। 2014 में कहते थे कि 2022 तक लक्ष्य हासिल कर लूंगा, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, सबको घर मिल जाएगा, कोई बेघर नहीं रहेगा। और जब 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको लगा कि अब तो रिपोर्ट देना पड़ेगा, तो 2022 के बाद पता है क्या राग अलापना शुरू कर दिया? 2047 तक भारत को विकसित भारत बना देंगे। 5 साल के कामकाज का रिपोर्ट नहीं दे रहे, 25 साल 30 साल का लक्ष्य तय कर रहे हैं ताकि जनता पूछे ही नहीं। आप पूछेंगे कि क्या हुआ विकसित भारत का, क्या हुआ महंगाई का, क्या हुआ अर्थव्यवस्था का, क्या हुआ रोजगार का, तो कहेंगे नहीं आप देशद्रोही हो, हमें तो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। अब जिताओ 47 तक, हरा दोगे 29 में तो कहोगे नहीं हमने तो 2047 का लक्ष्य रखा था जी। झूठ की खेती, बार बार झूठ। आजकल एक बड़ा उनका पुराना इंटरव्यू 2013-14 का वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अंत्येष्टि में जवाहरलाल नेहरू नहीं गए थे, वो तस्वीर भी आ गई। फिर उन्होंने हाल ही में जब वो गुजरात गए, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे उन्होंने कहा कि वल्लभ भाई पटेल तो कश्मीर का विलय करना चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू विलय नहीं करना चाहते थे। पूरी चिट्ठी पत्री सब आ गई कि कैसे दोनों नेता एक दूसरे की तारीफ करते थे। अरे वो दौर था जब कैबिनेट के मंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री प्रधानमंत्री को पत्र लिखा करते थे, जब प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बीच में पत्राचार हुआ करता था, जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में पत्राचार हुआ करता था, जब अपने ही कैबिनेट के मंत्री प्रधानमंत्री को पत्र लिखा करते थे, जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखा करते थे, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा करते थे, और वो सब इतिहास का हिस्सा है।
अब जरा ये बता दीजिए कि राष्ट्रपति का प्राइवेट हॉस्पिटल के उद्घाटन का कार्यक्रम तय करने के लिए पत्र लिखा गया था या सिर्फ फोन कर दिया गया था, टेलीफोन? क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी का उद्घाटन के कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी मर्जी से जा रही हैं क्या? द्रौपदी मुर्मू और स्वामी रामदेव का कभी कोई आमना सामना नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ कोई आमना सामना। पत्र नहीं लिखा गया, क्योंकि पत्र लिखा जाता तो 10 साल बाद वो सामने आ जाता। आप यही तो छुपाना चाहते हो, तो आप लिखते नहीं हो, आप फोन पे बोल देते हो। आप मंत्रियों को नीतियों के बारे में लिखते नहीं हो, क्योंकि जो लिखोगे वो आज ना कल तो पब्लिक डोमेन में आएगा ना, तो आप फोन पे डिक्टेट करते हो। कौन है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डिक्टेट कर रहा है? कौन है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आदेश दे रहा है? कौन है जो उन्हें कह रहा है कि प्राइवेट अस्पताल के उद्घाटन में जाओ? कौन है जो उन्हें कह रहा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जाओ? कौन है जो उन्हें फोन पे निर्देश दे रहा है? क्योंकि चिट्ठी पत्री तो कहीं कोई आ नहीं रही। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, राष्ट्रपति हमारे देश की संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन जिस तरह के उनके कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं, सिर्फ कार्यक्रम तय नहीं किए जा रहे शिव जी, एक और बात बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी कवर करने वाले कई वरिष्ठ पत्रकार, कई वरिष्ठ संपादक राष्ट्रपति के प्राइवेट हॉस्पिटल के कार्यक्रम में जाने और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जाने को भी सही ठहरा रहे हैं। यानी पूरी तरह से एक अभियान चलाया जा रहा है कि मोदी साहब जब विदा होंगे, मजबूरी में विदा होंगे, तो उनकी शर्त एक ही होगी कि ठीक है भाई, मैं विदा होने को तैयार हूं, लेकिन अब मैं जाऊंगा वहां। और वहां जाकर वो बैठेंगे और फिर यही सब चीजें करते हुए नजर आएंगे। उस समय जो भी अगर सरकार बदल जाएगी, अगर आलोचना होगी, तो कहेंगे नहीं, पहले के राष्ट्रपति भी तो जाते थे। अब तो युद्धक विमानों में भी उनको सफर करवा दिया है। मोदी जी का बड़ा प्रिय सगल है कि वो आर्मी के कार्यक्रम में आर्मी की ड्रेस पहन के जाएंगे, नेवी के कार्यक्रम में नेवी की ड्रेस पहन लेंगे, एयरफोर्स के कार्यक्रम में एयरफोर्स की ड्रेस पहन लेंगे। उनको समझ में नहीं आता कि सेना में जो अधिकारी होते हैं वो कितनी मेहनत के साथ उस वर्दी को हासिल करते हैं, लेकिन इनको वर्दी पहनने का शौक है, तो ये हर कार्यक्रम में चले जाते हैं और खुद ही वर्दी पहनते हुए नजर आते हैं। और उसी तरह की चीजें ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाकर अपने रिटायरमेंट प्लान को सेट कर रहे हैं, भविष्य के प्लान का खाका तैयार कर रहे हैं, ताकि आगे जाकर जब इसी तरह की हरकतें ये करते हुए नजर आए तो इन पर कोई सवाल न उठाए। अब अनंत सिंह की बात थोड़ा सा मैं वो भी दर्शकों को बता देता हूँ। अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर हुई, अनंत सिंह ने खुला चैलेंज दे दिया। अमित शाह साहब ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया जब उनको लगा कि नुकसान हो सकता है, और कल बड़े देर रात तेजस्वी यादव का कार्यक्रम आया, आज उनको मोकामा जाना था। बीजेपी को लगा कि मामला बिगड़ सकता है, अमित शाह का एक बयान आया, उसके बाद जैसे ही तेजस्वी यादव का कार्यक्रम आया कि आज वो मोकामा जा रहे हैं, तो पटना से पुलिस अधिकारियों को 150 पुलिसकर्मियों के साथ, दल बल के साथ रवाना किया गया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी की गई, लेकिन सवाल वही उठ के आ रहा है कि भाई चुनाव क्यों नहीं रद्द किया, क्यों नहीं चुनाव रद्द किया? तो इनके लिए चुनाव 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 जीतने के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी इसलिए हुई क्योंकि इनको लगा कि चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तेजस्वी यादव मोकामा में जाकर बोलेंगे तो प्रधानमंत्री जो जंगल राज मंगल राज की बात कहते हुए नजर आ रहे थे ना, आज प्रधानमंत्री पटना की सड़कों पर रोड शो करने वाले हैं। गले खुल रही थी, पोल खुल रही थी, तो एक्शन लिया गया। तेजस्वी यादव के जाने की खबर, अमित शाह का बयान, फिर वही सवाल उठता है कि अमित शाह के बयान के बाद चुनाव आयोग की कार्रवाई, तो ज्ञानेश कुमार जो है वो अपने मन से फैसले कर रहे हैं कि अमित शाह के बयान के बाद, अमित शाह के फोन के बाद फैसले कर रहे हैं। अब ये तो हमारे दर्शकों को ही बताना चाहिए कि आखिर वो मांग क्या रहे हैं और राष्ट्रपति के जो ये कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं, इसको लेकर वो किसको जिम्मेदार मान रहे हैं। ये हमारे दर्शकों से मैं कहूंगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए। ये मामला बहुत गंभीर है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। आप सरकारी अस्पताल, बेहतर सरकारी अस्पताल नहीं दे सकते जहां समय पर इलाज हो सके, जहां दवाइयां मिले। एम्स में 2-2 साल बाद की तारीख मिल रही है। आप बेहतर विश्वविद्यालय नहीं बना सकते। आपने शिक्षा व्यवस्था को, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मखौल बनाकर रख दिया है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को खत्म करने पर तुले हुए हैं। 5 किलो अनाज बांटकर अपने कर्तव्यों की इतनी सी समझ रहे हैं, और चुनाव आता है तो 10-10 हजार रुपए की रिश्वत देकर अपने कर्तव्यों की इतनी सी समझ रहे हैं। लेकिन जब शिक्षा की बात आएगी तो कहेंगे प्राइवेट स्कूल जाओ, प्राइवेट कॉलेज जाओ। जब स्वास्थ्य की बात आएगी तो कहेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपने खून चुसवाओ, क्योंकि सरकार की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और रोजगार की तो पूछिए मत, पकौड़ा तलिए और प्रधानमंत्री जी ने अब कह दिया है कि अब रेल बनाइए। बस यही रोजगार इस देश में बचा हुआ है, तो यही रोजगार करते हुए नजर आइए। लेकिन हमारे देश की जनता, क्या कहूं मैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, इससे आगे वो सोच ही नहीं पा रहे। चलिए देखते हैं, मंदिर, शमशान, कब्रिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान,
कैसे बचेगा मेरा हिंदुस्तान, इस पर करना है काम। हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान रहेगा, हिंदुस्तान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन जो हमारी प्रगति है वो रुक सकती है, जो हमारी आगे बढ़ने की कैपेसिटी है वो रुक सकती है, क्योंकि हम आंकड़ों से नहीं जीतते हैं, हकीकत में जीतते हैं। आज आंकड़ों पर देश चल रहा है और आंकड़े भी फर्जी प्रस्तुत किए जाते हैं, 100 बार फर्जी साबित हो चुके हैं। इन आंकड़ों को कैसे सच्चाई में परिवर्तित करें। जैसे चुनाव आयोग कहता है हमने कुछ नहीं किया, फला विभाग में बात करो वो कहता है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आंकड़े कहां से आ रहे हैं। इन आंकड़ों के खेल में मोदी ने पूरे देश को चक्कर घिन्नी बना दिया है। इस चक्कर घिन्नीपन से कब वापस आओगे। पद की लालसा, सत्ता का लोभ इतना भी नहीं करना चाहिए कि देश का बेड़ा गर्क हो जाए। तो चलिए, हमें दर्शकों के जवाबों का इंतजार रहेगा। फिलहाल आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।